हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उजैर और आज हम थर्मोडायनामिक्स सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर और जनरल एनर्जी एनालिसिस के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी इज सिंपली द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चेंज, और हमने डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के बारे में कभी ना कभी सुना हुआ है। इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट की वजह से जनरेट होती है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बहुत सी एनर्जीज की फॉर्म है जो हमने जिनके बारे में सुना हुआ है। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रूम है, हमारे पास इस रूम में लेट्स सपोज सिर्फ एयर है और इसके अंदर दो डिवाइसेस हैं। इधर आपके पास या तो एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है या फिर एक फैन रखा हुआ है। अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक है। इसका मतलब है कि किसी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होगा बाउंड्री से, और सिस्टम हमारे पास क्लोज है तो किसी किस्म का मास इन भी नहीं होगा या मास आउट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सिस्टम को वेल इंसुलेट कर दिया है, वेल सील्ड है। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करें या फैन को ऑन करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी। अभी जो सिस्टम की बाउंड्री को एनर्जी क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सिस्टम के अंदर इन हो रही है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि इनसाइड रूम आकर रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जैसे कि इसको एक पिक्चर में शो हो रहा है। तो सिंपली रेफ्रिजरेटर सिस्टम के अंदर आके सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इसी तरह हमारे पास फैन वाले केस में भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर का। हमारे पास जब बात करते हैं एनर्जी की तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपने ऑलरेडी सुना और पढ़ा हुआ है। हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज हैं जिसके अंदर थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह है। तो सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज हैं, सिस्टम की एनर्जीज को अगर सम कर दी जाए तो उसको टोटल एनर्जी कहते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास नॉर्मली हम कैपिटल ई के साथ शो करते हैं। और थर्मोडायनामिक्स हमेशा डील करता है चेंज ऑफ द टोटल एनर्जी के साथ। चेंज ऑफ द टोटल एनर्जी के साथ हमेशा थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। हमने एनर्जीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हम माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कहते हैं और एक हम माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो एंड माइक्रो। सो माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली सिस्टम एज अ होल पोजेस करता है, और उसको अगर आपने चेक करना है तो आपको आउटसाइड रेफरेंस में होना जरूरी है। मींस अगर सिस्टम इटसेल्फ पूरे का पूरा सिस्टम या तो मूव कर रहा है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, या अपसाइड मूव कर रहा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप बात कर रहे हो सिस्टम की एज अ होल और वो भी बाहर के रिस्पेक्ट से, तो जैसे आपके पास कोई कार है तो कार एज अगर सिस्टम है तो अगर इनसाइड बैठोगे तो अगर मूव कर रही तो वो आपको मूवमेंट नजर नहीं आती क्योंकि आप विद इन सिस्टम हो। अगर आप बाहर बैठो, आउटसाइड रेफरेंस हो और कार मूव करे तो आपको नजर आएगी कार मूव करते हुए। तो मैक्रोस्कोपिक जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं वो हमेशा आउटसाइड रेफरेंस पे होंगी, और मोस्टली वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होंगी, जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो ज्यादातर वेलोसिटी या एलिवेशन के साथ अटैच होती हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं, माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज बेसिकली सिस्टम के अंदर की एनर्जीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिटिल एनर्जी है, सेंसिबल एनर्जी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अपनी एनर्जी है, बॉन्डिंग एनर्जी है, और डिफरेंट टाइप की जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हैं उनसे अटैच जितनी भी एनर्जीज हैं वो हमारे माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कहलाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इतनी सारी एनर्जीज हैं तो हम उनको कैसे स्टडी करें,
क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो स्टडी करना इतना आसान काम नहीं है। केमिकल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, स्ट्रक्चर की अपनी एनर्जी, स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है उसकी अपनी एनर्जी। तो थर्मो के अंदर हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबको एक सम कर लेते हैं और उस सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी मींस कि आपके पास जितनी भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं उन सबका सम ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी में फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप केमिकल एनर्जी चेक करो या केमिकल एनर्जी चेक करो या बॉन्डिंग एनर्जी चेक करो। आपको सिंपल इंटरनल एनर्जी चेक करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करो कि जितनी भी एनर्जीज की फॉर्म की बात की है तो उसमें हमने सब कैपिटल वर्ड में लिखा है। ई हो, काइनेटिक एनर्जी हो तो के, पोटेंशियल एनर्जी हो पी, और इंटरनल एनर्जी हो तो कैपिटल यू लिखा हुआ है। समटाइम्स आपके पास जैसे इस वक्त काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ नजर आ रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा हुआ है। हाफ एम वी स्क्वायर यूनिट आपके पास जूल या किलो जूल हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम इन एनर्जीज को स्पेसिफिक की फॉर्म में शो करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी मींस कि आप इन एनर्जी को डिवाइड बाय मास कर दोगे, पर यूनिट मास करोगे। हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आपने सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और अगर आपने स्पेसिफिक एनर्जी लिखनी है, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो आपको स्मॉल लेटर में आपने लिखना है और आपने इसको डिवाइड बाय मास करोगे तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2 बच जाएगा जो कि स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चेक करो तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है m g z, z मींस हाइट, और इसको अगर आप स्पेसिफिक की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो हम स्मॉल p लिखेंगे और फिर इक्वल टू gz लिखेंगे। अगर आप डिवाइड बाय मास करो तो मास विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई gz। यूनिट्स आप देख लें, किलो जूल फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और आपके पास जो स्पेसिफिक की फॉर्म में बात हुई तो किलो जूल पर केजी की फॉर्म में आप लिख रहे हो क्योंकि मास का यूनिट केजी है। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी भी होगी और मैक्रो भी होगी और माइक्रो भी होगी। अब माइक्रो जो है वो तो इंटरनल एनर्जी होगी जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, और ये है आपके पास मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। और माइक्रो और मैक्रो को आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं U प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी जेड। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब इसी टोटल एनर्जी को अगर मैं स्पेसिफिक की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो उसको मैं स्पेसिफिक की फॉर्म में लिख सकता हूं, स्पेसिफिक टोटल एनर्जी जो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। अब जब स्पेसिफिक की फॉर्म में लिखा तो हमने जो वर्डिंग थी वो सब स्मॉल लेटर में ले गए। तो E इक्वल टू U प्लस KE प्लस PE, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ, और आपने इसका किलो जूल पर किलोग्राम की फॉर्म में लिख दिया। कभी कभी हमें एनर्जीज को रेट की फॉर्म में भी लिखना है, ये भी फिलहाल वही है कि अगर आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी है तो वो कैपिटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास होगी। ऐसी ही चीज हमने शायद लेक्चर नंबर 2 में बताई थी जब हमने स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्पेसिफिक एनर्जी सिंपली द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास। अगर कहीं आपके पास ओपन फ्लो है तो मास फ्लो रेट होगा, जब मास मूव करेगा तो एनर्जी भी मूव करेगी। तो एनर्जी फ्लो रेट को लिखने के लिए हम इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम सिंपली अगर आपके पास किसी भी कैपिटल प्रॉपर्टी के ऊपर डॉट लिखा हुआ नजर आ जाए, जैसे इस वक्त आप देखें तो ई के ऊपर डॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपके पास फ्लो रेट क्या आएगा, मीन्स कि ये एनर्जी पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रही है, और ये आपके पास इक्वल होगी m डॉट ई के बराबर। m डॉट मीन्स मास फ्लो रेट कितना हो रहा है और E स्पेसिफिक एनर्जी कितनी थी। अगर आप देखो तो ये आपके पास सिंपल यहाँ से m यहाँ शिफ्ट कर दिया तो E जो है वो me के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने फ्लो रेट चेक करना है तो आपने डॉट लगाना है और आपने मास के ऊपर भी डॉट लगाना है। अब आपने जब इसको एनर्जी डिवाइडेड टाइम कर दिया तो बेसिकली आपके पास जूल पर सेकंड हो गया, और जूल पर सेकंड वॉट कहलाता है। मींस इसका एनर्जी फ्लो रेट या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो आपके पास पावर का यूनिट बन जाएगा। अभी जो मास फ्लो रेट है, लेट्स से ये एक पाइप है जिसमें से ये ओपन सिस्टम है, इससे मास इन हुआ मास आउट हुआ, तो ये इसका एरिया हो गया, फ्रंटल एरिया सेक्शनल एरिया हो गया, और जो भी यहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो नॉर्मली हम मास फ्लो रेट को
मास फ्लो रेट जिसका यूनिट किलोग्राम पर सेकंड है, इसको रो एरिया टाइम वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, रो एरिया टाइम वेलोसिटी, या हम एरिया जो कि मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड, अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं तो ये मीटर की पर सेकंड हो जाएगा, तो इसको हम रो टाइम वॉल्यूम फ्लो रेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो टाइम वॉल्यूम फ्लो रेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या चीज बन जाएगी, सिंपल अगर मैं डेंसिटी को चेक करूं तो ये यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, यहाँ मास फ्लो रेट है, तो डेंसिटी सिंपली मास फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर भी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो मास फ्लो रेट इज सिंपली डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम फ्लो रेट, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है और ये वेलोसिटी है जो कि रो ए वी के बराबर है। तो इस तरह हम इसको फ्लो रेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हमने अभी इंटर एनर्जी की बात की तो उसमें हमने दो वर्ड यूज किए थे, लेटेंट एनर्जी और सेंसिबल एनर्जी। इनका पता होना जरूरी है। आपके पास जितने भी इंटर एनर्जी है उसका वो पोर्शन जो कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट है उसको हम सेंसिबल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी नॉर्मली अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर में जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो जो भी एनर्जी है वो सेंस की जा सकती है, क्योंकि आपको टेम्परेचर चेंज नजर आ रहा है तो वो सेंसिबल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन जब आप बात करते हैं फेज चेंज की, तो फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज आपको नहीं मिलेगा, फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो वहां जो फिर एनर्जी आपके पास इंटर एनर्जी है उसको हम फिर लेटेंट एनर्जी कहते हैं। लेटेंट एनर्जी फेज चेंज से एसोसिएटेड है, जबकि सेंसिबल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है। और जो थर्मल एनर्जी जो हमें पढ़नी है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, वो बेसिकली सेंसिबल प्लस लेटेंट का समेशन होती है, इसकी सेंसिबल भी होगी और लेटेंट भी होगी। तो आगे मूव करते हैं तो हमारे पास एक और एनर्जी है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल सी है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि कंप्लीटली आप उसको मैकेनिकल वर्क में शिफ्ट कर सको मैकेनिकल डिवाइस के साथ, मींस कि आपके पास कोई भी एनर्जी है, आपने एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दी, जैसे कि टर्बाइन लगा दिया, पंप लगा दिया, पंप या कोई और डिवाइस लगा दी और से आपने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास कोई भी एनर्जी की फॉर्म जो कि मैकेनिकल डिवाइस है मैकेनिकल वर्क में कंप्लीटली शिफ्ट कर दो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, प्लस इसमें एक और एनर्जी ऐड की जाती है जिसको हम फ्लो एनर्जी कहते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, लेकिन ये जो आपका पी अपॉन रो है ये आपके पास फ्लो एनर्जी कहलाती है। फ्लो एनर्जी पी अपॉन रो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, या कभी कभी इसको आप इनके रो 1 अपॉन रो जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होता है, तो आप इसको पी डॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये पूरे की पूरी कॉम्बिनेशन आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी इन टर्म ऑफ फ्लो रेट। तो रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, तो सिंपली आपने क्या आपने सिंपली इसको इस मैकेनिकल एनर्जी को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये मैकेनिकल एनर्जी का फ्लो रेट बन गया। हम इन एनर्जीज को चेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अगर देखें तो आपने इसको चेंज की फॉर्म में लिख दिया, तो चेंज अगर मैं इस मैकेनिकल एनर्जी का चेंज चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिंपली P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z2 माइनस Z1। मींस कि हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान या दो डिफरेंट स्टेट के दरमियान इनका चेंज चेक कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमने रो 2 माइनस रो 1 नहीं किया, क्योंकि हम इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए बात कर रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मींस कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो रो 2 और रो 1 सेम रहेगा। तो हम इसको चेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, या फिर अगर आपको रेट की फॉर्म में चेंज की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपको बस चेंज ऑफ द फ्लूइड ड्यूरिंग इनकम्प्रेसिव फ्लो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज नजर आ रहा है। इसमें आपका डेल्टा ई डॉट है जो कि m डॉट डेल्टा ई मैकेनिकल के बराबर है। इस तरह हम मैकेनिकल एनर्जी को स्पेसिफिक की फॉर्म में, रेट की फॉर्म में और चेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यूनिट्स आप सब पे नोट कर लें। जो फर्स्ट वन है जो स्पेसिफिक है वो जूल पर केजी है, जो डॉट की फॉर्म में है वो किलो जूल पर सेकंड या किलो वॉट है। यूनिट्स हमेशा याद रखना है कि यूनिट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। एनर्जी की बात कर ली,
एनर्जी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा। एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास तीन मोड्स के साथ होता है। एनर्जी या ट्रांसफर होगी बाय हीट, या फिर बाय वर्क, या फिर एनर्जी ट्रांसफर होगा बाय मास। एनर्जी ट्रांसफर का अक्सर ज़हन में आता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू इसके मोड्स हैं। वो मोड्स हीट ट्रांसफर के हैं, एनर्जी ट्रांसफर के नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर के जो मोड्स हैं वो हीट, वर्क एंड मास है। अगर सिस्टम ओपन होगा तो आपको तीनों मोड्स नजर आ जाएंगे। अगर क्लोज सिस्टम है तो आपको हीट और वर्क मिलेगा। मास फ्लो रेट के साथ एनर्जी ट्रांसफर आपको क्लोज सिस्टम में नहीं मिलेगी। अब इसमें हीट क्या है, जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट वो एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होगी बिटवीन टू सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, जब वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। हीट वाली एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ना हुआ तो। अगर आप साथ में एग्जांपल देखें तो आपको तीन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ की कैन रखे हुए नजर आ रहे हैं। रूम टेम्परेचर 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट वन आपके पास कैन है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मींस के रूम का टेम्परेचर और कैन का टेम्परेचर सेम है, तो किसी किस्म का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर के लिए डेल्टा टी का होना जरूरी है। सेकंड में 15 डिग्री है और बाहर 25 है, तो हीट आउटसाइड से इनसाइड पे फ्लो कर जाएगी। थर्ड वाले में 5 डिग्री है तो अगेन हीट जो है वो फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ जो चीज नोट करनी है वो ये है कि अगर आपको डेल्टा टी ज्यादा होगा, जैसे 25 और 5 के दरमियान डेल्टा टी ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होगा अगर आपको डेल्टा टी ज्यादा है तो। नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट को हम क्यू से शो करते हैं, कैपिटल क्यू से, और अगर स्मॉल क्यू है तो वो कैपिटल क्यू डिवाइड बाय मास के बराबर होगा। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे ये वाला। तो क्यू आपके पास हीट, और क्यू को मास से डिवाइड कर दो आपका स्पेसिफिक हीट हो गई। और अगर आप इसको डॉट की फॉर्म में ले जाओ तो ये आपका हीट ट्रांसफर रेट बन गया। तो सिंपली हीट ट्रांसफर रेट विल बी क्यू अपॉन डेल्टा टी, या अगर क्यू निकालना तो क्यू डॉट टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगा, या फिर इसको बिटवीन टू लिमिट्स आप T1 T2 करके इस फॉर्म से भी अमाउंट ऑफ हीट चेक कर सकते हो कितना हीट ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास जैसे नीचे एक केस दिया हुआ है, एक बेक पोटैटो है जिसको हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम है जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, और इसकी सिस्टम बाउंड्री ब्लैक डॉटेड लाइन से शो हो रही है और सराउंडिंग बाहर एयर है। अब यहाँ से जो भी एनर्जी है सिस्टम की, अपनी इंटर एनर्जी 2 किलो जूल की, वो ट्रांसफर हो रही है और बाउंड्री क्रॉस कर रही है। अब क्योंकि बाउंड्री क्रॉस कर रही है और टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये हीट कहलाएगी। सेम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एडियाबैटिक सिस्टम है। एडियाबैटिक सिस्टम में वेल इंसुलेटेड हुआ हुआ, तो एडियाबैटिक सिस्टम में Q हमेशा 0 रहेगा, किसी किस्म की हीट यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी। और ये सिंपल आपके पास सिंपल केसेस सिर्फ इसको समझाने के लिए कि अगर Q आपके पास 30 है, मास 2 kg है और डेल्टा T 5 सेकंड है, तो Q डॉट मींस कि आपने Q डिवाइड टाइम कर दिया तो 30 डिवाइड 5 आपका 6 किलोवाट लग गया। या अगर आपने Q चेक करना है तो सिंपल Q डिवाइड मास किया तो 30 डिवाइड 2 होगा 15 किलो जूल पर केजी के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह हम Q चेक कर सकते हैं। और Q के जो मोड्स हैं वो हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहलाते हैं। हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर आपके पास हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड सरफेस हो रही है तो वो कंडक्शन कहलाएगी, जिसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक particles of a substance to the adjacent less energetic ones as a result of interaction between particles। तो कंडक्शन ज्यादातर आपको सॉलिड में नजर आएगी, जिसके अंदर मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। सेकंड जो हमारा मोड है वो है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में सॉलिड सरफेस और बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड के साथ एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर आपके पास फ्लूइड का मोशन नहीं है तो कन्वेक्शन फ्लो रेट नहीं होगा या कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड का मूव करना जरूरी है।
जबकि रेडिएशन में आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होगी ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन्स। इन सबको आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो हीट आपके पास Q, स्पेसिफिक हीट स्मॉल q, और हीट फ्लो रेट आपके पास Q डॉट की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सिंपल सी क्लासिकल डेफिनेशन बिल्कुल वही है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसके ऊपर आप फोर्स लगाओ और वो कोई डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम वर्क कहते हैं। तो सिंपली आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप कोई फोर्स लगाओ और उसमें एक डिस्टेंस कवर हो तो ऐसी एनर्जी को हम वर्क कहते हैं। नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्क हैं जो हमने आगे जाके स्टडी करने हैं, जिसमें हमारे पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर पिस्टन को राइज करना, जिसमें फोर्स लगने के बाद उसने एक डिस्टेंस कवर करेगा। रोटेटिंग शाफ्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर, जब इलेक्ट्रिकल करंट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली फॉर्मूल्स एंड कन्वेंशन में हम ये ट्रांसफर टू अ सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, और हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, अगर हीट ट्रांसफर आउट हो रही है सिस्टम से और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम पे वर्क किया जाए तो नेगेटिव है। हीट ट्रांसफर सिस्टम को ट्रांसफर किया जाए तो पॉजिटिव है, अगर हीट ट्रांसफर हीट सिस्टम से आउट हो रही है तो वो नेगेटिव है। ये फॉर्मल साइन कन्वेंशन है जिसको याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके ऑल्टरनेट पे एक और साइन कन्वेंशन है जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं और उसको हम एनर्जी बैलेंस कहते हैं। एनर्जी बैलेंस में हम सिंपली हमने ये याद रखना है कि एनर्जी कौन सी इन हो रही है सिस्टम में और कौन सी आउट हो रही है, और वो प्लस माइनस खुद ही कर देगा, वो सिस्टम में इसकी साइन कन्वेंशन को सेट कर देगा। ये हमारा अगेन लाइक हीट ट्रांसफर की तरह वर्क की भी एक एग्जांपल है। यहाँ आपके पास टोटल वर्क है 30 किलो जूल का, मैस है 2 kg का, डेल्टा टी 5 सेकंड का, तो आपको W डॉट या वर्क पर यूनिट टाइम विल बी 30 डिवाइड 5, तो 6 किलो वाट हो गया। और स्मॉल w या स्पेसिफिक वर्क जो है आपके पास 30 डिवाइड 2 या W अपन m हो गया, जो कि 15 किलो जूल पर किलोग्राम आ गया। ये हमारा साइन कन्वेंशन Q in Q out W in W out। वर्क और Q के साथ अगर हम देखें तो अगर आपके पास ये एक सिस्टम है, राइट नाउ ये क्लोज सिस्टम है क्योंकि इसमें किसी किस्म मैस इन मास आउट नहीं हो रहा, तो मैस कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, जबकि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर हो सकता है इसमें। नाउ हीट और वर्क के दरमियान कुछ रिजेम्बलेंस है जिनको देखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज के हीट और वर्क एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि बाउंड्री क्रॉस करेंगी। जब तक एनर्जी बाउंड्री क्रॉस ना करे हीट नहीं बनेगी और ना ही वो वर्क को फैलाया जाएगा। वर्क और हीट के लिए बाउंड्री का क्रॉस करना जरूरी है एनर्जी को। दैट्स व्हाई हम वर्क को और हीट को बाउंड्री फिनोमेना कहते हैं। अगर ये बाउंड्री क्रॉस कर रहा है एनर्जी तो इसका मतलब है कि सिस्टम कभी भी एनर्जी को और सॉरी हीट या वर्क को पोजेस नहीं कर पाएगा। सिस्टम की कुछ एनर्जी तो होगी लेकिन सिस्टम की अपना कोई हीट या वर्क नहीं होगी, क्योंकि हीट और वर्क सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे डिपेंडेंट है। और इसका मतलब है जब तक अगर आपके पास प्रोसेस है तो आपके पास हीट या वर्क होगा, स्टेट के ऊपर किसी किस्म का हीट या वर्क नहीं होगा। हीट या वर्क करने से स्टेट चेंज होती है और हीट और वर्क सिर्फ प्रोसेस के दौरान आपको मिलेगा, कभी स्टेट के ऊपर नहीं मिलेगा। अनलाइक प्रॉपर्टीज, स्टेट के ऊपर हीट और वर्क का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास वो प्रोसेस में सिर्फ शो होते हैं। और लास्टली आपके पास दोनों जो है वो पाथ फंक्शन है। जो पॉइंट फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन बेसिकली स्टेट पे डिपेंड करता है। पॉइंट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है और उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी से मास हो गया या वॉल्यूम हो गया तो वो स्टेट पे डिपेंड करते हुए उसकी कोई स्पेसिफिक आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन पाथ फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड तो करेगा, लेकिन साथ साथ वो पाथ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ फॉलो किया है। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक पीवी डायग्राम है, एक पीवी प्रोसेस डायग्राम है। हमारे पास स्टेट नंबर 1 ये रही और स्टेट नंबर 2 ये रही। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए दो डिफरेंट प्रोसेस किए गए हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। दोनों केसेस में स्टेट 1 और स्टेट 2 या इनिशियल या फाइनल स्टेट दोनों केसेस की सेम है,
लेकिन दोनों केसेस में वर्डन आपको डिफरेंट मिलेगा क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और नॉर्मली एरिया अंडर द पीवी डायग्राम आपको वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास दोनों केसेस में वर्क की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास जो पाथ, जो वर्क और हीट है वो दोनों पाथ फंक्शंस हैं। पाथ फंक्शन के लिए एक चीज याद रखना कि पाथ फंक्शन में हम कभी भी कैपिटल डी या एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सिंबल यूज नहीं करेंगे, रादर देन हम इसमें इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज करेंगे जो कि इस तरह का होगा। हम कभी भी इसको डेल्टा की फॉर्म में इस तरह नहीं लिखेंगे, या स्मॉल डी जो कि डिफरेंशियल का होगा वो यूज नहीं करेंगे, रादर देन हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज करेंगे।